हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए अपने इस चैनल पर रोज़ाना एमसीक्यू सीरीज़ करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आज की एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर अपने बात करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर, जिस पर आपके 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि एक उसका ऑप्शन और उसके चारों ऑप्शन पे आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी यूजफुल होने वाली है। पहले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। बाईसाइक्लिंग अर्गोमीटर से किसका मापन किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है बी, ऑक्सीजन कर्ज का मापन किया जाता है। किसके द्वारा? बाईसाइक्लिंग अर्गोमीटर के द्वारा। दोस्तों, जो ऑक्सीजन कर्ज है वो क्या है दोस्तों? गतिविधि के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा, जिसे क्षतिपूर्ति काल में सामान्य मात्रा से ज़्यादा रूप में ग्रहण किया जाता है, यह मात्रा ऑक्सीजन कर्ज कहलाती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन डेप्थ कहलाती है। समझ गए ना दोस्तों? जो द्वितीय वायु, सेकंड विंड क्या होती है दोस्तों? जब एक एथलीट गतिविधि का आरंभ करता है परंतु वह गतिविधि को जारी रखने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, फिर भी गतिविधि करता है, कुछ समय बाद उसमें एक नई ताजगी का संचार होता है और वह गतिविधि को पूरा कर लेता है। यह परिवर्तन द्वितीयक वायु कहलाती है। अगला जो है दोस्तों, क्रियाबोध, काइनेस्थेटिक सेंस, ये क्या होता है? इसे सिक्स सेंस भी कहा जाता है। यह गतिविधियों के दौरान शरीर की स्थिति तथा मांसपेशीय टोन को निर्धारित करता है। यह मस्तिष्क के भाग सेरिबेलम तथा पैराटाइल से संबंधित होता है। ठीक, प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, संक्रमण काल में प्रशिक्षक किस बात पर बल देता है? किस बात पर बल देता है? कौशल का प्रदर्शन, तकनीकी का विकास, पुण्य ऊर्जा प्राप्त, उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। संक्रमण काल में प्रशिक्षक किस बात पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुण्य ऊर्जा प्राप्ति। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पुण्य ऊर्जा प्राप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई होती है। लंबी कूद के अंदर टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.22 मीटर। कितनी? 1.22 मीटर टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई होती है। प्लास्टिक इंडिकेटर की लंबाई भी 1.22 मीटर होती है। और जो ये 9 मीटर होती है, 9 मीटर क्या होती है? 9 मीटर जो लैंडिंग एरिया होती है उसकी लंबाई होती है। और 2.75 से 3 मीटर क्या होता है दोस्तों? लैंडिंग एरिया होता है, उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है ना। और 40 मीटर जो ये रनवे होता है, जो रनवे होता है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 40 मीटर। और रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया की लंबाई होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 मीटर होती है। कितनी? 6 मीटर होती है। 15 से 18 मीटर जो रनवे होता है उसकी लंबाई होती है। और स्टैंड की दूरी होती है 4 मीटर। ठीक है ना, स्टैंड की दूरी कितनी होती है? 4 मीटर। गद्दों की मोटाई कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर। और लैंडिंग एरिया की अगर चौड़ाई की बात करें तो लैंडिंग एरिया की जो चौड़ाई होती है 4 मीटर होती है। और बार लगी होती है, जो बार की लंबाई होती है वो 4 मीटर होती है। और अगर उसके व्यास की बात करें तो 3 सेंटीमीटर होती है। अगर वजन की बात करें तो 2 kg होती है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, शॉर्ट पुट में सर्कल का व्यास होता है। शॉर्ट पुट के अंदर सर्कल का व्यास कितना होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? शॉर्ट पुट के अंदर जो सर्किल का व्यास होता है कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 2.13 मीटर होता है सर्किल का व्यास। सेक्टर कोण होता है वो कितना होता है? 34.92 का। कितना होता है? 34.92 का। और जो पुरुषों के अंदर व्यास होता है कितना? पुरुषों के अंदर व्यास कितना होता है? 110 से 130 mm। और महिलाओं के अंदर 95 से 110 mm। अगर उसमें वजन की बात करें, पुरुषों के अंदर वजन होता है दोस्तों 7.26 kg। ठीक है ना। और महिलाओं के अंदर कितना होता है? 4 kg। है ना क्लियर। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भाला फेंक में प्रतिबंधित रेखा की मोटाई होती है। भाला फेंक के अंदर जो प्रतिबंधित रेखा होती है
उसकी मोटाई कितनी होती है? कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि भाला फेंक के अंदर जो प्रतिबंधित एरिया होती है उसकी मोटाई कितनी होती है? तो इसका राइट जो आंसर है 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7 सेंटीमीटर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाले की लंबाई की बात करें तो पुरुषों के अंदर 260 से 270 सेंटीमीटर होती है और महिलाओं के अंदर बात करें तो 220 से 230 सेंटीमीटर होता है। हेड की जो लंबाई की बात करें तो 25.33 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। अगर पुरुषों के अंदर भाले के वेट की बात करें तो 800 ग्राम होता है और महिलाओं के अंदर 600 ग्राम होता है। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ का गठन ITF का गठन कब किया गया? जो राइट आंसर हो जाएगा 1913 के अंदर। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ का गठन 1913 के अंदर किया गया। 1920 में भारतीय टेनिस संघ का गठन किया गया। ठीक है ना, जिसे AITA बोलते हैं, AITA। ठीक है ना। अगला जो है 1924 पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है ना। 1924 पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और ये आगे जो है 2010 में क्या हुआ? नई दिल्ली राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्पर्धा को शामिल किया गया। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का गठन ITTF का कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1926 के अंदर। कब? 1926 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर जिसका मुख्यालय है। और 1926 के अंदर प्रथम विश्व चैंपियनशिप पुरुष व महिला लंदन में आयोजित की गई थी। ठीक है ना दोस्तों। दो आंकड़े हैं 1926 में, एक तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का गठन हुआ था और दूसरा प्रथम विश्व चैंपियनशिप पुरुष व महिला लंदन में आयोजित की गई थी। 1938 के अंदर भारतीय टेबल टेनिस का गठन किया गया था और 1988 के अंदर सियोल ओलंपिक में स्पर्धा शामिल की गई थी। 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक में टीम स्पर्धा को शामिल किया गया था। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भारतीय खो खो संघ KKFI का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों 1955 के अंदर। कब? 1955 के अंदर भारतीय खो खो संघ KKFI का गठन किया गया। और 1960 के अंदर प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुरुषों के लिए आयोजित की गई थी विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के अंदर। 1961 में प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता महिलाओं के लिए आयोजित की गई थी कोल्हापुर के अंदर। और 1987 में एशियन खो खो महासंघ का गठन किया गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ FIFA का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1904 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के अंदर है। 21 मई 1904 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन किया गया। ठीक है ना। अगला जो ऑप्शन है 1937 के अंदर है। 1937 में भारतीय फुटबॉल संघ का गठन किया गया। किसका? भारतीय फुटबॉल संघ का गठन किया गया। AIFA का गठन किया गया। और 1908 के अंदर लंदन ओलंपिक में पुरुष स्पर्धा को शामिल किया गया था। और 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में भारतीय टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? चौथा स्थान प्राप्त किया था। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। आंतरिक ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया था? आंतरिक ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आंतरिक ऊर्जा का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक शिलर। कौन? इसका जो विस्तारक, इसका विस्तार किसने किया? इस सिद्धांत का विस्तार किसने किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका विस्तार किया। और जो फ्रेडरिक शिलर है उन्होंने एक सिद्धांत और दिया जिसको सुंदरता का सिद्धांत या एस्थेटिक्स थ्योरी भी कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? बालक खेलों में माध्यम से अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति और आत्मिक सुंदरता का मार्ग ढूंढता है। ये थ्योरी भी किसने दी? फ्रेडरिक शिलर ने दी। और कॉर्ल ब्रुश ने कौन सी थ्योरी दी? कॉर्ल ब्रुश ने पूर्वाभ्यास प्री एक्टिव थ्योरी दी। किसने? ब्रुश।
रिकैपिटुलेशन जो थ्योरी है वो किसने दी? दी स्टैनले हॉलवुड ने दी। यह प्री एक्टिव का विपरीत माना जाता है, ठीक है ना। पुनरावर्ती थ्योरी किसने दी? दी स्टैनले हॉलवुड ने दी, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कैथोरेटिक थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? कैथोरेटिक थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है अरस्तु। किसने दिया? अरस्तु ने दिया। और विलियम मैकडूगल ने कौन सी थ्योरी दी? मूल प्रकृति का सिद्धांत, इंस्टेक्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी? इंस्टेक्ट थ्योरी किसने दी? विलियम मैकडूगल ने। और ब्रूलर ने कौन सी थ्योरी दी दोस्तों? मनोविश्लेषण का सिद्धांत, साइको एनालिस्टिक थ्योरी। किसने दी? ब्रूलर ने दी। और जो ये जॉन डीवी है, जॉन डीवी ने खेल ही जीवन है इस सिद्धांत की थ्योरी दी है। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रशासन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रशासन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उपयुक्त सभी कारक हैं जो प्रशासन को प्रभावित करते हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक, ठीक है ना। ये सभी जो कारक है वो प्रशासन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कंठ से मस्तिष्क तक व्याप्त वायु को कहते हैं। कंठ से मस्तिष्क तक व्याप्त वायु को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कंठ से मस्तिष्क तक व्याप्त वायु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उद्यान। क्या कहते हैं? उद्यान। कंठ से मस्तिष्क तक व्याप्त वायु को क्या कहते हैं? उद्यान। और कंठ से हृदय तक व्याप्त वायु को क्या कहते हैं? प्राण। और मूलाधार चक्र के आसपास की वायु को क्या कहते हैं? उपान। और नाभि से हृदय तक की वायु को क्या कहते हैं? समान। और एक और वायु होती है व्यान वायु, जो संपूर्ण शरीर के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। जो ये प्राण है 5 प्रकार के होते हैं, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। शरीर की चंद्र नाड़ी किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि शरीर की चंद्र नाड़ी किसे कहा जाता है। शरीर की जो चंद्र नाड़ी है दोस्तों, ईडा नाड़ी को क्या कहते हैं? चंद्र नाड़ी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ईडा नाड़ी को क्या कहते हैं? चंद्र नाड़ी। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, इसे ठंडी नाड़ी भी कहते हैं। यह शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करती है। यह तमोगुण प्रधान नाड़ी है। जो सुषमा नाड़ी है यह मेरुदंड में स्थित होती है। कहाँ पर होती है? ये मेरुदंड में स्थित होती है। इसे शरीर की मध्य नाड़ी कहते हैं। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। अगली जो है दोस्तों पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, इसे गर्म नाड़ी भी कहते हैं। यह शरीर के दाएं हिस्से का नियंत्रण करती है। यह रजोगुण प्रधान नाड़ी है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, तारकाय की खोज करता है। तारकाय की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तारकाय की खोज किसने की? डी दोस्तों, बेंडेन ने तारकाय की खोज की। फिर कैमिलो गोल्जी ने किसकी खोज की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जीकाय ने। और पार्टर ने किसकी खोज की? तो राइबोसोम की जो खोज की वो पार्टर ने की, और जिसका नामकरण पोलैंड ने दिया, ठीक है ना। और जो डी डुबे हैं इन्होंने लाइसोसोम की खोज की और उसका नामकरण निविकोर ने दिया, ठीक है ना। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डीएनए की खोज करता है। डीएनए की खोज करता कौन है? डीएनए की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसर। मेसर ने क्या किया? डीएनए की खोज की। इस जैक्रिस ने क्या किया? जैक्रिस ने इसका नामकरण किया। खोज किसने की? मेसर ने। और जैकरन ने इसका नामकरण किया। और जो विलियम जॉनसन है, विलियम जॉनसन ने किसकी खोज की? जीन की। किसकी खोज की? जीन की। जीन डीएनए की कार्य इकाई है। जीन क्या है? डीएनए की कार्य इकाई है। जीवन की सभी आनुवंशिक क्रियाओं को डीएनए नियंत्रित करता है। जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करता है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पुरुषों के अंदर कुल शरीर में रक्त का भार कितना होता है? कितना होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषों में कुल भार 8% होता है। कितना? कुल भार का रक्त कितना होता है? 8% होता है। महिलाओं के अंदर 7% होता है, ठीक है ना। और रक्त का जो आयतन होता है, रक्त का आयतन कितना होता है? पुरुषों के अंदर तो होता है 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। और महिलाओं के अंदर होता है 4 से 5 लीटर।
और रक्त का जो पीएच होता है, रक्त का पीएच कितना होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए रक्त का पीएच कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45 के मध्य लगभग, और 7.4 होती है क्षारीय, ठीक है ना, क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय जिस मांसपेशी से बना होता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, हृदय जिस मांसपेशी से बना होता है। अगर आपको प्रश्न में इससे 2 प्रश्न बनते हैं, हृदय किस मांसपेशी से बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोकार्डियो। किससे, मायोकार्डियो से बना होता है हृदय, ठीक है ना। और जो ये पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम है, ये क्या होती है, बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। आंतरिक आवरण होता है उसे कहते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, हृदय की ध्वनि होती है, हृदय की ध्वनि कौन सी होती है, लुब, डुब, ए या बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ए और बी, लुब और डुब दोनों हृदय की ध्वनि। लुब यह केवल हृदय में सिस्टोल संकुचन के वक्त सुनाई देती है। लुब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर पैदा होती है, ठीक है ना। जो डुब है वो फुफ्फुसीय और धमनियां अर्धचंद्राकार कपाटों में बंद होने से होती है। हृदय की ध्वनि को जो मापन है स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, ठीक है। यह थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे फिजिकल एजुकेशन गुरुजी जो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी यहाँ मेंशन की हुई है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।